अब तक की क्लास में हमने अटेंड कर लिया था कि टाइप मेनू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आज हम टाइप मेनू के बाद जो अगला जो ऑप्शन सीखेंगे वो है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट मेनू के ऑप्शन काफ़ी काम के हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, तो इन्हें अपन कवर करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है फिल नाम का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए हम किसी भी शेप को बना लेते हैं इस प्रकार से। शेप बनाने के बाद एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नन करने का मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट है अभी, और जब आप किसी पर क्लिक कर देंगे, आपने क्लिक किया पेपर पे, तो मतलब ये है कि शेप पेपर कलर में हो जाएगा, यानी कि वाइट हो जाएगा। और करेंगे सॉलिड तो आपका ये शेप कलर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई और डालना है पैटर्न, तो ये पैटर्न भी ऐसे अपन ले सकते हैं। देखिए पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रोक के द्वारा हम कोई भी पैटर्न वगैरह इस पर डाल सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर वगैरह इस पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है स्ट्रोक नाम का ऑप्शन। स्ट्रोक का मतलब होता है कि इसमें जो चारों तरफ जो लाइन है, बाउंड्री लाइन होती है, वो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम देखिए बाउंड्री कलर चेंज कर देंगे। जो बॉर्डर आता है उसको स्ट्रोक बोला जाता है। तो स्ट्रोक कलर को चेंज करना चाहते हैं या उसकी जो साइज है, उसकी स्टाइल है, उसे यहाँ से अपन चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रोक नाम के ऑप्शन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना इसे दे देता हूँ। बाकी का फिल एंड स्ट्रोक नाम के ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने से अपन एक ही बार में यहाँ से फिल के ऑप्शन और यहाँ से स्ट्रोक के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक की लाइन और फिल का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो एक ही बार में दोनों चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगी फिल एंड स्ट्रोक से। कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की है। फ्रेम ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि अपन ने यदि फ्रेम यहाँ पर कोई बनाया, जैसे आपने एक फ्रेम बनाया, ये जो तीन शेप बने फ्रेम के ऑप्शन है, यहाँ से हम कोई यदि इसमें इमेज लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप ले लिया है, और अब मैं फाइल मेन्यू में जाकर क्लिक करूंगा प्लेस पे, और यहाँ से कुछ डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास इमेजेस अवेलेबल हैं। उन इमेजेस को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा या प्लेस कमांड से इसके अंदर प्लेस कर लूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये फोटो मैंने लिया, क्लिक करते ही देखिए फोटो यहाँ पर अंदर इसके शेप के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। कोई एरर आ रही है, अभी इंपोर्ट नहीं हो पा रही है फाइल, तो मैं कोई और फाइल इंपोर्ट करता हूँ। ये देखिए फोटो इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो यदि अपन कोई शेप बनाते हैं, मान के चलिए मैंने ये एक शेप लिया, यहाँ से मैंने एक शेप लिया इस टाइप का, और मैं प्लेस ऑप्शन से इस फोटोज को इसके अंदर इंपोर्ट करूंगा। मान लीजिए ये ओपन कर रहे हैं, ये फोटो नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं कोई और फोटो लेता हूं। ये फोटो देखिए इसमें आ चुका है, और जब ये फोटो इसके अंदर आता है तो इसको सेट करने के लिए हम यूज करेंगे ये ऑप्शंस। देखिए जैसे कि ये शेप बड़ा हुआ है, फिर फोटो छोटा है। ऐसा कई बार होता है कि हम कोई फ्रेम बनाएंगे इस प्रकार से, और इस फ्रेम के अंदर कोई फोटो लगाएंगे, तो ये फ्रेम के अंदर फोटो आ जाएगा, और फ्रेम का साइज अलग है, फोटो का साइज अलग है। इसके बावजूद भी ये इसमें नहीं आ पा रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब एलिमेंट में जाएंगे, फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे फ्रेम ऑप्शन के ऊपर। फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम, जो पहले से डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। दूसरा आता है साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, यानी कि आपका जो कंटेंट बड़ा है, यानी इमेज बड़ी है। जो आपकी इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये इमेज बड़ी है और फ्रेम छोटा है, तो इस पर क्लिक करने से और ओके करने से क्या होगा, आपका फ्रेम भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम। इसका मतलब होता है कि आपका कंटेंट फिट के हिसाब से सेट हो जाएगा।
तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखिए ये सेट हो गया इसके अंदर फ्रेम के हिसाब से। तो मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है तो मैं इसको कम चौड़ा कर देता हूँ। इस प्रकार से इसमें ये सेट हो जाएगा। कोई फ्रेम थोड़ा सा लंबा है तो कोई भी कंटेंट को फिट के अंदर सेट कर सकते हैं। जब क्लिक करते हैं यहाँ जाकर के सेपरेट कंटेंट पे, तो आपका ये फ्रेम से कंटेंट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं अरेंज। जो अरेंज का मतलब है कि आपको जो आपके शेप जो आप मंगाएंगे या फिर कोई यहाँ पर कोई इमेज मंगाते हैं, जैसे कि मैं सबको उठाता हूँ, मैं यहाँ पर ये शेप मंगा लेता हूँ। एक शेप, दूसरा शेप और तीसरा शेप। मैंने यहाँ पर 3 शेप इंक्लूड कर लिए हैं और मैं इनको कलर भी दे देता हूँ अलग अलग, ताकि आप समझ सकें, पहचान सकें। ये देखिए 3 कलर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये 3 कलरों को मैं चाहता हूँ कि ये पीछे वाला कलर ऊपर आ जाए, तो मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज पे जाऊँगा, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए मुझे ये वाला जो कलर है पीले वाला, ये मुझे बीच में करना है, तो मैं एलिमेंट में जाऊँगा, अरेंज में जाऊँगा। अब मैं ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करूँगा, ये बैकवर्ड और क्या कहते हैं सेंड टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड से ऊपर आ जाता है। देखिए ऊपर आ चुका है, कलर पीछे जा चुका है। तो जिस पे क्लिक करना है आपको, यदि किसी को स्टेप बाय स्टेप पीछे करना है तो एलिमेंट में जाकर के अरेंज में ये सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड से स्टेप बाय स्टेप पीछे करेंगे। और एक बार में ऊपर या पीछे लाना है, जैसे कि पीछे दिया है पीला वाला कलर, एकदम ऊपर लेके आना है। तो चुनने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो एक ही बार में ऊपर आ जाएगा, और सेंड टू बैक कर देंगे तो एक ही बार में पूरा सबके पीछे चला जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम इन शेप को मंगा सकते हैं और शेप के अंदर कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अलाइन ऑब्जेक्ट जो बंद है। आगे दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग। जब अपन यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कुछ टाइप कर दिया है, ऐसे ही कोई टेक्स्ट मैंने उल्टे सीधा टाइप कर दिया है। इसके बाद ये टाइप करने के बाद अब आप देखेंगे ये टाइप करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके सामने ये टेक्स्ट आ चुका है। ये मैं यहाँ से जब मैं इसे अरेंज करूँगा तो सेंड टू बैक करने से क्या होगा, चला जाएगा पीछे और ये ग्राफिक्स ऊपर आ जाएंगे। अब यदि आपको इन ग्राफिक्स की रैपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये शेप जो मैंने लगाया है, इस शेप को आपको यहाँ लगाना है बीच में। तो देखिए एलिमेंट पे गए और ये रैपिंग पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैप पे, और यहाँ पे आपको ये वर्ड की तरह ऑप्शन दिए गए हैं जो कि टेक्स्ट को अपन इमेजेस के बीच में लगाते थे। तो फिर क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसमें आ चुका है, चारों तरफ टेक्स्ट आ चुका है और बीच में आपकी इमेज आ चुकी है। यदि मुझे किसी और तरीके से मंगाना है, जैसे कि शेप दिख रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ लाइन नहीं आएगी, ऊपर नीचे लाइन आएगी, ओके कर देते हैं तो देखिए इसके लेफ्ट राइट में लाइन नहीं आएंगी और ऊपर नीचे लाइन आएंगी। तो इस प्रकार से इसमें रैपिंग कर सकते हैं। रैपिंग करने के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है ग्रुप करने का। वो इसलिए होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट इस पर लिख देते हैं और ये शेप वगैरह जब लगाते हैं तो देखिए मूव कर रहा हूँ तो ये अलग अलग मूव हो रहे हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट और क्लिक कर दूंगा तो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए मैं ग्रुप कर दूंगा तो ग्रुप हो चुका है। अब ये एक साथ में तीनों मूव होंगे और तीनों ही एक साथ में ड्रैग होंगे और तीनों का साथ चेंज करेंगे तो तीनों का चेंज होगा, किसी एक का नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसे हम ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने से जो ग्रुप किए हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे वापस, और फिर से ग्रुप करना तो ये ग्रुप हो जाएंगे। लॉक पोजीशन से ये लॉक हो जाएंगे इस जगह पे, इसको आप मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होंगे। देखिए ताला बन के आ रहा है, ठीक है।
तो इनको आप चुन सकते हैं और बाद में इनकी जो पोजीशन है उनको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक, तो ये अनलॉक हो चुके हैं, इसे भी मैं अनलॉक कर देता हूँ। अब ये मूव हो जाएंगे, देखिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और अनलॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल। मास्क और अनमास्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम अपने पेज के ऊपर कोई शेप बनाते हैं या कोई इमेज लेकर आते हैं, जैसे देखिए फाइल पे गया और मैं प्लेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाकर के मैं डेस्कटॉप से किसी इमेज को इस पर ड्रैग कर देता हूँ। सपोज के लिए मैं इसे करके देखता हूँ, नहीं आ रही है फाइल। फिर से देखता हूँ कोई और फाइल अगर आ जाती है तो, जो आ रही है मुझे को लेता हूँ, ये आ रही है। तो ये मैंने इमेज ले ली मैंने यहाँ पे। अब ये इमेज लेने के बाद मैं यहाँ से एक शेप लूंगा, कोई भी आकृति का ले सकता हूँ, गोल लेना है तो गोल ले सकता हूँ, ठीक है। बशर्ते है कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट के लिए यहाँ से आप कलर पे आके नन कर दीजिए और इसकी लाइन का कलर आप ब्लैक कर दीजिए, ठीक है, आ चुका है। अब आप इसको शेप को इस इमेज के ऊपर कहीं पे लगा दो, जहाँ पे लगाना है, किसी भी आकृति के हिसाब से लगा दीजिए इस तरीके से, या जैसे लगाना वैसे लगा दीजिए। लगाने के बाद हम दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मास्क कर देंगे। तो मास्क करने से क्या होगा, हमको सिर्फ टेक्स्ट के अंदर जो शेप के अंदर है वही चीज़ दिखाई देगी, शेप के बाहर की चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से हम इसको मास्क कर सकते हैं और अनमास्क करने के लिए वापस फिर से शो होने लग जाएगी। तो किसी भी इमेजेस को शेप के अंदर लगाना है तो ये मास्क अनमास्क मेरे को बेस्ट लगता है फ्रेम की अपेक्षा। फ्रेम में इतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता लगाने में। इसके बाद इमेज दिया गया है, यहाँ से हम किसी इमेज में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फोटोशॉप और ओपन करने के बाद। पॉलीगन और राउंडेड कॉर्नर का मतलब ये है कि जब आप मैं जरा इन्हें एक तरफ लगा देता हूँ, जब आप यहाँ पर कोई पॉलीगन बनाते हैं, ये पॉलीगन है, ये बना लेते हैं। ये बनाने के बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी पॉलीगन को चेंज करना चाहते हैं तो एलिमेंट में जाएंगे, देखिए पॉलीगन पे क्लिक किया, यहाँ से इसकी भुजाएं बाद में अपन चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ये ऐसे अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ओके करेंगे तो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि हमने कोई बनाया है राउंडेड, ये जो बनाया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद भी हम लोग इसे कॉर्नर पे राउंड करना चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे हम राउंडेड कॉर्नर पे और यहाँ से कोई भी ये लेंगे और लेने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए ये कॉर्नर पे राउंड हो जाता है। तो रेक्टेंगल को राउंड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया जाता है राउंड कॉर्नर। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका लिंक इन्फो के नाम से, जो बताता है कि आपकी इस फाइल पर कोई और फाइल कोई लिंक की गई है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या फिर आपकी इमेज फाइल हो, तो वो लिंक से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ पेंटिंग में, फिर उसको मैं यहाँ पे आपको लिंक करके दिखाऊंगा, तो बताऊंगा कि मैं इसे कैसे लिंक करेंगे, उसकी कैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसके लिए पेंट ओपन करेंगे यहाँ पर, ये मैंने एक शेप बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये शेप बनाने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, डेस्कटॉप पर गया और नाम दे दिया पेंट फाइल और सेव कर दिया। ये फाइल यहाँ पे देखिए पेंट फाइल के नाम से यहाँ पे आ चुकी होगी और ये रही। तो इस फाइल को मैं पेज मेकर में इंपोर्ट करता हूँ। पेज मेकर ओपन करूँगा और इंपोर्ट करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पर गया और प्लेस पे क्लिक किया। प्लेस पर क्लिक करने के बाद मेरी जो फाइल थी उस फाइल को मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, जिसका नाम था पेंट फाइल, और फिर इसको मैं ओपन करूँगा। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर ड्रैग करके ला सकता हूँ। जैसे ही फाइल इसके अंदर आ जाएगी तो ये ऑप्शन जो एलिमेंट में अभी तक इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा।
यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन सी लोकेशन से फाइल लाई गई है, उसका नाम क्या है, वो पीएनजी फॉर्मेट में है, साइज क्या है, कब उसको प्लेस किया गया, कितने बजे प्लेस किया गया, सब यहाँ पर डिटेल अवेलेबल रहती है। बाद में जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है इसके अंदर लिंक ऑप्शन के नाम से, जिस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन सामने आते हैं। मैं अभी इसे हटाता हूँ और इमेजेस को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिंक ऑप्शन नाम के ऑप्शन पर क्लिक करने पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ग्राफिक्स के नाम से और एक टेक्स्ट के नाम से। इसमें यदि हम टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर काम करेंगे, और हमने यदि ग्राफिक्स को इंपोर्ट किया है तो ग्राफिक्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमने अपनी फाइल में अभी फोटोशॉप एक पेंटिंग की फाइल को इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लिक करेंगे अपडेट ऑटोमेटिकली पर, और ये अलर्ट अपन चाहते हैं कि हमको अलर्ट भी करे पेज मेकर, तो अलर्ट बिफोर वाले ऑप्शन पे भी टिक कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब ऑप्शन को टिक कर दिया है इस जगह से, तो ये मतलब है कि यदि हम पेज मेकर की इस फाइल में जो हमने इंपोर्ट की है उसमें कोई एडिटिंग करेंगे तो उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा और हमको अलर्ट भी कर देगा। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, पेज मेकर को क्लोज करने के बाद सेव किया, यस कर दिया, और भी जो पेंटिंग की फाइल थी उस फाइल में कुछ आपके सामने चेंजेस करके देखता हूँ, और देखता हूँ कि फाइल में चेंजेस करने के बाद ये कुछ इसमें बदलाव होता है कि नहीं होता है। तो मैं इस फाइल को पेंटिंग में ओपन करूंगा, राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और एडिट किया, या मैंने इसे पेंटिंग में ओपन कर लिया। जैसे ही मैं एडिट करूंगा तो ये पेंटिंग में ओपन हो जाएगी फाइल, और मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर इसका कलर बदल देता हूँ। कलर बदलने के बाद मैं ये शेप के कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने ये चेंजेस किया है और ये चेंजेस पेंटिंग की फाइल में चेंजेस किया है। अब हम देखते हैं पेज मेकर की फाइल को ओपन करने के बाद कि क्या ये चेंजेस पेज मेकर की फाइल में भी हुआ है या नहीं। इसके लिए पेज मेकर ओपन करेंगे और फिर उसी फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल में हमने इस पेंटिंग की फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, जिसका नाम था फाइल। तो पेज मेकर ओपन जाने दो। पेज मेकर ओपन हो चुका है। फाइल मेन्यू पर गया और मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये फॉर्म के नाम से आ रही है, इसका नाम फॉर्म था क्या, शायद फॉर्म नहीं था इसका नाम। मेरी फाइल तो ये नहीं थी, मैं इसे हटा देता हूँ। मेरी फाइल का नाम था, ओपन किया, और जो कि डेस्कटॉप पे फाइल के नाम से अवेलेबल है, ये वाली फाइल थी, और इसने इसको यहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ है। वजह है कि हमने यहाँ पे अभी इसको टिक नहीं किया है। अब टिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए सेव करके बंद कर दिया फाइल को। इसके बाद मैं इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैंने पहले टिक नहीं किया था इसलिए अपडेट नहीं हो पाया। अब मैंने टिक कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज हम कलर को ही चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं और फिर इसे क्लोज कर देते हैं। पेज मेकर की फाइल में जाएंगे और मेन्यू में जाकर के ओपन पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल जो थी उसको ओपन करेंगे। देखिए वो अपडेट के नाम से जो मैंने अलर्ट किया था तो अलर्ट करने लगा है। वो बोल रहा है अपडेट करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। तो अपडेट ऑल करेंगे तो सारे चेंजेस को वो अपडेट कर देगा, और इग्नोर ऑल करेंगे तो सारे चेंजेस को इग्नोर कर देगा। और एक एक करके अपडेट करना है तो अपन एक एक करके अपडेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने इसमें अपडेट किए गए हैं। तो मैं एक बार में ही अपडेट ऑल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ चेंजेस हो चुका है। तो इस प्रकार से इमेजेस के अंदर अपनी फाइल के अंदर पेज मेकर में किसी भी फाइल को हम यदि इंपोर्ट कर लेते हैं और वो इंपोर्ट करने के बाद
उस फाइल को हम चाहते हैं कि जब भी उसे अपडेट किया जाए तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाया करे, तो इसके लिए एलिमेंट मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन हमें दिया गया है। नॉन प्रिंटिंग का मतलब होता है कि यदि हमने इस पर क्लिक किया और हमने इसको नॉन एम्बेडिंग पे, नॉन प्रिंटिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पिक्चर है, वो नॉन प्रिंटिंग आइकन बन चुकी है और ये अब प्रिंट नहीं होगी, ये अब इमेज प्रिंट नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेज मेकर के हमने एलिमेंट मेनू के सारे ऑप्शन को कवर कर लिया है। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन रह गया है, वो है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन जो दिया गया है वो इसलिए होता है जब हमारी फाइल के पास कोई शेप अपन बना लेते हैं और उस शेप को बनाने के बाद इस तरह रखते हैं, तो आप देखिए इस शेप को आप ध्यान से देखिए। इसका मैं जरा कलर जो है बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ और इसका लाइन जो है उसे रखता हूँ। हो सकता है लाइन आपको ज़्यादा डार्क नहीं दिख रही हो, तो मैं इस लाइन को थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे। एलिमेंट पे जाएंगे और स्ट्रक पर क्लिक करके थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। अब देखिए ये जो आपका ये शेप है, इस शेप को, इसका ये शेप है, इसे चुनने के बाद हम इसको नीचे देखिए कंट्रोल टूल बार पे, कंट्रोल पैलेट में, यहाँ पे कुछ एंगल दिए गए हैं। तो मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, मान लीजिए 20 डिग्री पे रोटेट किया, तो ये रोटेट हो चुका है 20 डिग्री पे। और मैं स्क्यू करना चाहता हूँ, इसको मान के चलिए 30 डिग्री पे, तो ये स्क्यू भी हो जाएगा। देखिए स्क्यू भी हो चुका है। तो इस प्रकार से स्क्यू भी हो जाएगा और ये रोटेट भी हो जाएगा, दोनों चीजें कर चुका हूँ मैं। अब हम चाहते हैं कि ये शेप को मैंने जो रोटेट किया है या इसको मैंने जो भी स्क्यू वगैरह किया है, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करके यदि फ्री ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तो ये जैसा था वो हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम मैनुअली 0 टाइप कर सकते हैं यहाँ पे ताकि ये 0 हो जाए, या फिर एक ही बार में यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे ये जो उसके एंगल वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट मेनू के मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको कवर करा दिए। इसमें ये ऑप्शन रह गए थे, कुछ ये ऑप्शन रह गए थे, लेकिन ये ऑप्शन जो है इमेजेस पे जो आप लगाते हैं, जेपीजी इमेज या बीएमपी इमेज, उन पे काम नहीं करते हैं। ये आपके मोस्टली काम करते हैं टीआईएफएफ इमेज पर। जब आप टिप फाइल को इसमें इंपोर्ट करेंगे तो उस समय ये ऑप्शन का आप काम कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इफेक्ट होते हैं फोटोशॉप में, कुछ फिल्टर वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें ऑप्शन दिया गया है। लेकिन टिप फाइल का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हम जेपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इस ऑप्शन का कोई विशेष यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये कवर किया मैंने। इस पूरे वीडियो को सीखने के बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास को लेने के बाद कम से कम 2 से 3 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आपको ये अच्छा से याद रहे और आपको कंटेस्ट भी याद हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा।